स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पायः प्रीतिर्यापाय ॐ हरिः दिव्यन्तरिक्षे पायो धाः पायस्वदेः प्रादेशाः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररामसे विष्णोः श्रोत्रेष्ठो विष्णोः शूरसे विष्णोर्भुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वासवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गारयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तातो अस्य त्रिधा बन्धो रेखाभोरोरवीते महो देवो मर्या नमः शम्भवाय च मनोमनाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादित्यन्तरिक्षमदित्रपादा सपिता सपुत्रः विश्वे देवा जलाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा अतो देव शरदः शतम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। नमो नमः सर्वेभ्यो। आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली कार्यशालाओं में हमने राशि नक्षत्र परिचय को जाना है। चतुर्थ कार्यशाला में आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सूर्य है पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशर है कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिराः लोमशः पौलिश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनकोऽष्टादशेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। ज्योतिष शास्त्र के 18 आचार्य 18 प्रवर्तक कहे गए हैं। सूर्य भगवान से लेकर के पितामह व्यास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, महर्षि पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलुष, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक, इन 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों का नाम स्मरण प्रत्येक ज्योतिषी को अवश्य करना चाहिए। पिछले सत्रों में हमने पंचांग की अवधारणा को समझा। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन 5 अंगों को मिलाकर के पंचांग बनता है। यह पंचांग श्रवण का फल शास्त्रोक्त है।
इसमें लिखा है तिथेश्च श्रियम आपनोति, तिथि के उच्चारण से श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वारादाश्युवर्धनम, वार के स्मरण से आयुष्य वर्धन होता है अर्थात आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्राधरते पापम, नक्षत्र का नाम लेने से पाप की निवृत्ति होती है। योगाद्रोग निवारणम, योग के उच्चारण से रोग का निवारण होता है, शरीर स्वस्थ होता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च पंचांग फलम उच्यते, और कार्य की सिद्धि होती है कर्ण के उच्चारण से। इस प्रकार पंचांग के फल को कहा गया। राष्ट्राधिपतये बृहद जातकम के श्लोक अध्याय 1 से श्लोक नंबर 6 से यह मिलता है कि क्षितिज सितज चंद्र सौम्य सितावनिजः सुरगुरु मंद सौरि गुरुश्च गृहांश कपः, कि जितने सूर्य से लेकर के शनि तक ग्रह हैं, इनके जो अधिपति हैं वह क्रम से इस प्रकार कहे जाते हैं। सूर्य सिंह राशि का अधिपति होता है, सिंह राशि का स्वामी भगवान सूर्य होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं। भौम है, भौम मंगल को कहते हैं। मंगल मेष वृश्चिक इन दो राशियों के स्वामी कहे जाते हैं। बुध को भी दो ही राशियों का आधिपत्य प्राप्त है, कन्या और मिथुन राशि। इस प्रकार मीन और धनु राशि के अधिपति बृहस्पति कहे जाते हैं। वृषभ और तुला राशि के अधिपति शुक्र कहे जाते हैं, और शनि को भी दो ही राशियों का अधिपति होने का गौरव प्राप्त है, मकर और कुंभ। इस प्रकार से राष्ट्राधिपत्य का प्रकरण भी हम पिछले सत्रों में पढ़ चुके हैं। यह राशियों के माध्यम से शरीरगत स्थिति, मेष राशि का स्थान मानव शरीर में यह काल पुरुष है। इसमें सिंह, मेष, मिथुन, कर्क इत्यादि राशियों का स्थान निर्धारित किया गया है। सिर को, सिर पर मेष राशि का आधिपत्य है। मुख इत्यादि भाग वह वृषभ राशि को मिले हैं। वृषभ राशि से नीचे मिथुन राशि है। मिथुन राशि को वक्ष स्थल का अधिपति होने का गौरव है। हृदय पर कर्क राशि का आधिपत्य है। पेट पर सिंह राशि का आधिपत्य है। कमर पर कन्या राशि का आधिपत्य है। वस्ती यानी गुप्त इंद्रिय से ऊपर और कमर से नीचे का जो भाग है, नाभि से नीचे का, वह वस्ती है। उस पर तुला राशि का आधिपत्य है। गुप्त भाग पर वृश्चिक राशि का आधिपत्य है। ऊरु और धनु राशि का आधिपत्य है। घुटनों से जो ऊपर का भाग है उसको ऊरु कहते हैं। इसी प्रकार दोनों घुटनों पर मकर राशि का आधिपत्य है। जंघा, मकर, घुटनों से नीचे का जो भाग है वह जंघा है, उस पर कुंभ राशि का आधिपत्य है। और चरण मेष राशि का आधिपत्य कहा जाता है। इसी प्रकार कुंडली के 12 भावों में अंगों के स्थान भी निर्धारित हैं। प्रथम भाव पर सिर का, द्वितीय भाव पर मुख, बाहु तृतीय भाव, हृदय चतुर्थ भाव, पंचम भाव को पेट, छठे भाव से कमर का विचार, सप्तम भाव से वस्ती का विचार, अष्टम भाव से गुप्त इंद्रिय का विचार, नवम भाव से उरु का विचार, दशम भाव से जानु का विचार, जानु घुटनों को कहा जाता है, और एकादश भाव से पिंडली यानी जंघा का विचार किया जाता है, और अंत में मीन राशि से चरण का विचार किया जाता है। संबंधित राशियों में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो पाप प्रभाव हो तो संबंधित अंग में हम शरीरगत पीड़ा को कहते हैं। इसी तरह से हर भावों में पाप ग्रहों का प्रभाव होने से संबंधित अंग को पीड़ा अथवा रोग मिलते हैं। कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र भाव कहते हैं। इनकी संज्ञा केंद्र है। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दशम भाव,
इनको केंद्र भाव कहा जाता है। त्रिकोण, प्रथम भाव यानी लग्न को, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीन भावों को त्रिकोण की संज्ञा दी जाती है, अर्थात यह शुभ भाव कहे जाते हैं। तीसरा, छठा, नौवां और 12वां, इन चार भावों को आपोक्लिम कहते हैं। आगे की कार्यशालाओं में यदि हम आपोक्लिम का प्रयोग करें तो आपको समझना है कि हम तीसरे, छठे, नौवें और 12वें भाव की बात कर रहे हैं। पणफर, दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, इन चार भावों को पणफर की संज्ञा दी जाती है। यदि हम पणफर कहते हैं तो आपको समझ लेना है कि हम दूसरे भाव, पांचवें भाव, 8वें भाव और 11वें भाव की बात कर रहे हैं। इसी तरह से कुंडली के प्रत्येक 12 भावों की एक विशेष संज्ञा है। जैसे प्रथम भाव को हम तनु भाव कहते हैं। तनु अर्थात शरीर, शरीरगत लक्षण, व्यक्तित्व इत्यादि को देखने के लिए हम प्रथम भाव का विचार करते हैं। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। धन संबंधित विचारणार्थ जो बिंदु होते हैं उनका विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव से मात भ्रातृ का यानी भाई का, कितने भाई होंगे, भाई का सुख कैसा होगा, भाई होगा कि नहीं होगा, इत्यादि विषयों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव से हम मातृ भाव का विचार करते हैं। माता, भूमि, भवन, प्रायः इन तीन विषय का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं। संतान होगी कि नहीं होगी, संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान विलंब से होगी कि संतान शीघ्र होगी, संतान में पुत्र होगा कि पुत्री होगी, इत्यादि बातों का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। छठे भाव से हम रोग भाव का विचार करते हैं। रोग, रिपु, ऋण, इन तीन विषय का विचार हम छठे भाव से करते हैं कि व्यक्ति रोगी होगा तो किस रोग से पीड़ित होगा, ऋण ग्रस्त होगा कि नहीं, इसी तरह से शत्रुओं की प्रकृति कैसी होगी, इन सारी बातों का विचार हम छठे भाव से करते हैं। सप्तम भाव को कलत्र भाव या दारा भाव कहा जाता है, अर्थात जीवन साथी का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव हमेशा प्रथम भाव के ठीक सम्मुख 180 अंश पर होता है। प्रथम भाव के ठीक सामने वाले भाव को हम सप्तम भाव या दारा भाव भी कहते हैं। दारा भाव से अगला 8वां भाव होता है मृत्यु भाव। आयु का विचार, व्यक्ति की आयु कितनी होगी, मृत्यु किस तरह से होगी, इत्यादि बातों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य संबंधित विचारधाराएं, भाग्य संबंधित निर्णय इत्यादि बातों का विचार नवम भाव से करते हैं। दशम भाव से हम व्यक्ति के कर्म क्षेत्र, आजीविका का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति की आजीविका किस स्तर की होगी, व्यक्ति के को आजीविका के क्षेत्र में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इत्यादि बातों का विचार दशम भाव से किया जाता है। दशम भाव यह भी निर्धारित करता है कि व्यक्ति की आजीविका का क्षेत्र क्या होगा, वह चिकित्सक होगा अथवा शिक्षक होगा, वह कवि होगा अथवा गायक होगा। इन सब बातों का विचार दशम भाव से या दशम भाव में बैठे ग्रहों से अथवा दशम भाव में स्थित राशि की प्रकृति से किया जाता है। एकादश भाव को हम लाभ भाव कहते हैं। व्यक्ति को जीवन में लाभ का स्तर कितना मिलेगा। लाभ भाव से अगला भाव व्यय भाव होता है, जिसको हम जो द्वादश भाव है कुंडली का, इससे हम व्यक्ति की व्यय की प्रकृति को जानने का प्रयास करते हैं। तो कुंडली में ये 12 भाव फिक्स हैं, निश्चित हैं। यह इनको इसी क्रम से याद कर लेना आवश्यक है। अब देखिए, सप्तग्रह किन्हीं 7 भावों में स्थित हों तो वीणा योग बनता है। अर्थात यदि 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इसमें राहु और केतु का विचार नहीं किया जाता। ये 7 ग्रह यदि 7 भावों में स्थित हों, किन्हीं भी 7 भावों में स्थित हों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों में से किन्हीं भी 7 भावों में यह 7 ग्रह उपस्थित हों तो हम कहते हैं कि जातक की जन्म पत्रिका में वीणा योग बना है। इसी तरह जन्म कुंडली के 12 भावों में से
किन्हीं भी 6 भावों में यदि 6 ग्रह स्थित हों तो दाम योग बनता है। इसी तरह 12 भावों में से कोई से भी 5 भावों में यदि 5 ग्रह स्थित हों, सातों ग्रह स्थित हों तो पाश योग बनता है। इसी तरह केवल 4 भावों में ही 7 ग्रह स्थित हों तो केदार योग बनता है। इसी प्रकार केवल 3 भावों में ही समस्त सातों ग्रह उपस्थित हों तो शूल योग बनता है। इसी तरह कुंडली के 12 भावों में से केवल 2 ही भावों में समस्त 7 ग्रह उपस्थित हों तो युग योग होता है। और इसी प्रकार एक ही भाव में सातों ग्रह उपस्थित हो जाएं तो गोल अथवा गोलक योग होता है। चूंकि ये योग भावों की संख्या के आधार पर हैं, इसलिए हम इनको संख्या योग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इस जन्म पत्रिका में आप देखेंगे तो लग्न में पहले भाव में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में यम है, उसका विचार नहीं किया जाएगा, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु का विचार नहीं करना है। तो छठे भाव में ग्रह बैठे हैं, सातवें भाव में चंद्रमा है, आठवें भाव में गुरु है, नवम भाव में मंगल है। इस तरह से केवल 4 भावों में ही समस्त सातों ग्रह उपस्थित हैं, तो हम कहेंगे कि इस पत्रिका में केदार योग है, क्योंकि केवल 4 भावों में ही ये सातों ग्रह उपस्थित हैं। अन्य उदाहरण इस जन्म पत्रिका को ध्यान से देखें तो यह तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। तुला लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, छठे भाव में शनि और मंगल हैं, सप्तम भाव में सूर्य और बुध हैं, अष्टम भाव में शुक्र हैं, नवम भाव में गुरु हैं। इस तरह से केवल 5 भावों में ही सारे ग्रह उपस्थित हैं। तो परिभाषा की दृष्टि से यदि 5 भावों में सातों ग्रह उपस्थित हों तो पाश योग होता है। अतः इस जन्म पत्रिका में पाश योग उपस्थित है। अगले उदाहरण में वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। लग्न में ही मंगल बैठे हैं। तो एक तो लग्न वाले भाव में यानी प्रथम भाव में मंगल हैं, द्वितीय भाव में चंद्र हैं, तृतीय भाव में बृहस्पति हैं, चतुर्थ भाव में शनि हैं, छठे भाव में बुध और सूर्य हैं और सप्तम भाव में शुक्र हैं। इस प्रकार 6 भावों में ही समस्त ग्रह बैठे हैं। तो परिभाषा के अनुसार यदि 6 भावों में सारे ग्रह उपस्थित हों तो जन्म पत्रिका में दाम योग होता है। अतः इस पत्रिका में दाम योग उपस्थित है। प्रथम भाव में वृषभ राशि है, द्वितीय भाव में मिथुन राशि है। आप राशियों के संख्या से और भाव से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि भाव फिक्स हैं जबकि राशियां परिवर्तित होती रहती हैं। तो इस प्रकार कुंडली में संख्याओं के हिसाब से कि कितने भावों में सातों ग्रह बैठे हैं, इसके हिसाब से हम विचार करते हैं। यह 15 अगस्त 2047 की जन्म पत्रिका है। इसमें आप देखेंगे तो तृतीय भाव में बृहस्पति हैं, चतुर्थ भाव में चंद्र हैं, छठे भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल हैं, सप्तम भाव में बुध हैं और एकादश भाव में शनि हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 5 भावों में ही सातों ग्रह उपस्थित हैं। अतः परिभाषा के अनुसार यहाँ पर भी पाश योग बन रहा है। इस जन्म पत्रिका में पाश योग बन रहा है। तो इस प्रकार संख्या योग के हिसाब से योग हमने आज अध्ययन किया। राशियों के अधिपति को हमने समझा, पंचांग फल, तिथि वार नक्षत्र योग करण के श्रवण से क्या फल मिलता है वह हमने जाना। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक ऋषियों के बारे में हमने जाना। राशियों के माध्यम से राशियों की स्थिति भावों में किस प्रकार होती है यह हमने जाना। केंद्र भाव क्या होते हैं, त्रिकोण भाव क्या होते हैं, आपोक्लेम भाव क्या होते हैं, पणफर भाव क्या होते हैं। इस तरह कुंडली के 12 भावों को किस नाम से जाना जाता है, यह सब हमने आज के इस सत्र में जाना। आप लोग इसका अभ्यास करिए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए। आज इस चतुर्थ कार्यशाला में आप सभी का धन्यवाद। अगली पंचम कार्यशाला 31 दिसंबर 2023 को होगी। तब तक आप आज की समस्त सामग्री का
अभ्यास करिए। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो यह विद्या आपको नहीं मिल पाएगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।